दोस्तों नमस्कार। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, द बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शब्द था, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, और पांचवा अपना शब्द है एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब बराबर है एड वर्ब। क्रिया विशेषण। हाँ, तो देखिए एडवर्ब जो शब्द है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, यानी विशेषण और क्रिया। और एडजेक्टिव का एडी, एडजेक्टिव का इसमें एडी लिया गया है और आगे वर्ब इसमें हो गया, तो ये शब्द हो गया एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, यानी जिस प्रकार से हमने नाउन है, प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि सर्वप्रथम ये देखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कितने तरह के हैं, कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं। तो आइए हम नीचे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस के आधार पर देखेंगे। लता सिंग्स ब्यूटीफुली, ये एक सेंटेंस है। लता सिंग्स ब्यूटीफुली। माई फादर वर्क्स हार्ड, ये दूसरा अपना सेंटेंस हो गया। तीसरा वाक्य दे प्ले गेम्स डेली। चौथा अपना वाक्य है ही केम he never came late। और ये अपना पांचवा वाक्य है she came here only once। और छठा अपना वाक्य है we are very happy, ये आर वेरी हैप्पी। तो देखिए ये 5 वाक्य आपके सामने, 6 वाक्य। अब इन 6 वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वाक्य है लता सिंग्स ब्यूटीफुली। अब इस वाक्य में क्या है, लता गाती है। कैसे गाती है ये बताया गया है। लता कैसे गाती है, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। तो ये क्या है, इसके अंदर ये वर्ब है, ये क्रिया है सिंग्स, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो लता गाती है, सिंग्स गाती है, कैसे, ब्यूटीफुली। ये हमारी क्या हो गई, एडवर्ब, एडवर्ब। और
ब्यूटीफुली किसकी विशेषता बतला दी है? इस क्रिया की विशेषता बतलाती है कि कैसे गाता है, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब्स। दूसरा वाक्य है माई फादर वर्क्स हार्ड। माई फादर वर्क्स, ये इसमें क्रिया है। माई फादर वर्क्स हार्ड, काम करता है। कैसे करता है? हार्ड, कठोर। तो ये इसमें क्या हो गई? एडवर्ब। तीसरा वाक्य है दे प्ले गेम्स। दे प्ले गेम्स डेली। कैसे खेलते हैं? दे प्ले खेलते हैं, गेम्स क्या है? डेली खेलते हैं। तो डेली इसके अंदर क्या हो गई? एडवर्ब। और चौथा वाक्य है दे नेवर कम लेट। नेवर कम लेट, नेवर कम, कम आते हैं। नेवर मानी कभी नहीं, ये कम की विशेषता बताता है शब्द नेवर और लेट। ये तो दोनों क्या हो गई? ये एडवर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई। अब पांचवा वाक्य है शी केम हियर। शी केम हियर, शी केम ये वर्ब है, ये इसमें वर्ब है, ये केम इसमें वर्ब है। शी केम हियर वो यहां आता है ओनली वंस। ओनली वंस, ओनली वंस। तो इसमें देखिए हियर ये भी क्या है? एडवर्ब है। और यहां वंस एडवर्ब है। और वो क्या है? आते हैं वंस, एक बार, ओनली वंस। यहां ओनली शब्द क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है क्यों? कि ये किसी एडवर्ब की, ये वंस एडवर्ब है यहां। और वंस की विशेषता कौन बताता है? ओनली। तो ये आता है, ये भी क्या है? एडवर्ब है। ये भी ओनली, हियर, ओनली, तीनों क्या है? एडवर्ब हैं। और छठा वाक्य देखिए वी आर वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, यहां वेरी शब्द हैप्पी की विशेषता बता रहा है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, अतः ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। तो वेरी इसमें क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अब इन वाक्यों के माध्यम से हमने क्या देखा कि पहला हमारा वाक्य है लता सिंग्स, लता गाती है। और सिंग्स यहां वर्ब है। और सिंग्स की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है? ब्यूटीफुली। कैसे गाती है? ब्यूटीफुली। अतः ब्यूटीफुली यहां क्या हो गई? एडवर्ब्स, यानी ब्यूटीफुल सिंग्स क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब। दूसरा वाक्य है माई फादर वर्क्स हार्ड। वर्क्स कार्य करता है, हार्ड करता है, यानी वर्क्स की विशेषता बतलाता है कौन शब्द? हार्ड। अतः ये भी क्या हो गया? एडवर्ब, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हार्ड हो गया। और ये क्या है? एडवर्ब है। तीसरे में देखिए दे प्ले गेम्स, वे खेलते हैं, डेली खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? डेली खेलते हैं। अतः प्ले की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? डेली, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द डेली। तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। अब नंबर 4 वाक्य में देखिए ही नेवर केम। ही नेवर केम, वे कभी भी लेट नहीं आते थे। तो नेवर कभी नहीं, केम लेट, ये दोनों शब्द क्या हैं? एडवर्ब हैं यहाँ। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? केम शब्द के बारे में बता रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। नंबर 5 वाक्य में देखिए शी केम हियर ओनली वंस। यहाँ ओनली शब्द क्या है? ओनली तो क्या है? क्रिया विशेषण। वंस क्या है? क्रिया विशेषण है। हियर भी क्रिया विशेषण है। और ये ओनली शब्द है, ये वंश की विशेषता बतलाता है, यानी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है वे ओनली शब्द। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। और छठे वाक्य में देखिए वी आर वेरी हैप्पी। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो यहाँ हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है। और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? वेरी, यानी एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? वेरी। और ये भी क्या है? एडवर्ब है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के माध्यम से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्रिया क्या चीज़ है, वो हमारी बिल्कुल बात साफ हो गई। एडवर्ब से क्या चीज़ है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की, विशेषण की
या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये हमारी बात बिल्कुल साफ सुथरी होगी, हमारे सामने आ गई कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की, विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण कितने तरह के हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्योंकि इन सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि क्रिया विशेषण कई तरह से इसमें प्रयुक्त हुए हैं और कई तरह के क्रिया विशेषण हैं। तो यहाँ देखिए कितने तरह के हैं। पहला है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है कि किसी काम के होने का ढंग या उसका तरीका जब ज्ञात किया जाता है, कोई काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम कौन सी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो हमारे पहले प्रकार की हमारी जो क्रिया विशेषण है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं? एग्जाम्पल के देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर में शो, लाउडली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, लाउडली, ब्यूटीफुली, साइलेंटली, क्यूकली, स्लोली। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर्स यानी किसी कार्य का किस प्रकार से होने का अंदाज इसमें बताया जाता है, किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ। तो मैनर का एडवर्ब ऑफ मैनर्स यानी वो क्रिया विशेषण जो हमें ये बताते हैं कि कोई कार्य कैसे हुआ, सुंदर हुआ, धीरे हुआ, जोर से हुआ। तो ऐसी एडवर्ब्स हैं, शो है, लाउडली है, ब्यूटीफुली है, साइलेंटली है, क्यूकली है, स्लोली है, इटिक्स। इस प्रकार से ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स। दूसरे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वे क्रिया विशेषण जो हमें स्थान का बोध कराते हैं, किसी वस्तु के स्थान का हमें बोध कराते हैं। तो ऐसे स्थान का बोध करने वाले शब्द कौन से हैं? हियर है, दियर है, अप है, अवे है, ऐसे बताने वाले अन्य शब्द इटिक्स। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस वे क्रिया विशेषण हैं जो हमें बताते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। यानी हियर है, दियर है, अप है, अवे है, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर्स।
और तीसरे प्रकार का एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब वे एडवर्ब्स हैं जो हमें समय का बोध कराते हैं, यानी कोई कार्य कैसे हुआ समय का बोध कराते हैं। सून, बिफोर, आफ्टर, सून, अर्ली, इटिक्स, इस प्रकार से हमका ये बोध कराते हैं जो समय का बोध कराते हैं। देखिए ये तीन एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। इनमें तीनों में बड़ा आपस में तालमेल है। तो इनको यहाँ अपने को इतना दिमाग में बिल्कुल साफ सुथरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से हैं। यानी जो हमके को किसी वस्तु के घटना होने की घटना के ढंग बताता है, तरीका बताता है, कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। जो हमें स्थान का बोध कराते हैं, हियर, देयर, अप, अवे, तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी जो समय का बोध कराते हैं वे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब इसके अंदर देखिए चार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर डिग्री, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, आवृत्ति। कोई काम कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, ये बारंबारता बताने वाला शब्द है। हमको क्या है बारंबारता बताने वाला शब्द को हम क्या एडवर्ब क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे टू, इनफ, रादर, इनफ, रादर, ये इटिक्स, इटिक्स ये बताने वाले शब्द। यानी हमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता बताते हैं। इसके अंदर बताने वाला इनफ है, रादर है, ऑलवेज है, ऑलवेज है, शेल्डम है, ओपन है, ओपन है, इटिक्स। तो इत्यादि शब्द हमको क्या बताते हैं, कोई काम की आवृत्ति कितने बार हुई, कैसे हुई, तो ये सारी उसकी क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, और जिसको ये कार्य की बारंबारता को हमें बताते हैं, दर्शाते हैं। अब हाँ देखिए, अब अपना पांचवा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज जो हमें बताते हैं टू, पार्टली, इनफ, रादर,
एटिक्स, और छठा है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आर रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब है ऐसे शब्द जिन एडवर्ब्स की प्रयोग के द्वारा इंट्रोगेटिव वाक्य बनाया जाता है। और ऐसे एडवर्ब्स कौन कौन से हैं आपके? है वाई, वहन, वहर। ये तीन जो हमारे शब्द हैं, वाई, वहन और वहर, ये तीनों शब्द जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। और ये तीनों शब्द जब किसी वाक्य के बीच में आते हैं और वाक्य कैसा होता है? साधारण वाक्य होता है। तो ये जोड़ करके साधारण वाक्य बनाते हैं, तो उसमें ये किसका काम करेंगी? रिलेटिव एडवर्ब का काम करेंगी। वाई का प्रयोग हम करते हैं कारण ज्ञात करने के लिए, वहन का प्रयोग करते हैं समय ज्ञात करने के लिए, वहर का प्रयोग करते हैं स्थान ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जो एडवर्ब्स हैं, ये 6 प्रकार के एडवर्ब्स हमने पढ़े, 6 प्रकार के एडवर्ब्स हमारे बताए गए हैं। तो इन 6 प्रकार के एडवर्ब्स को पढ़ने के बाद में अब हमें ये देखना है कि ये महत्वपूर्ण एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं, ये ध्यान में रखिए। एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये महत्वपूर्ण एडवर्ब्स हैं। तो इनका प्रयोग कैसे होगा ये हम देखेंगे यहाँ। अब देखिए ये जो तीनों एडवर्ब्स हैं, तीनों एडवर्ब्स मैंने लिखे हैं आपके सामने। तो ये इनका प्रयोग कहाँ होता है? इन एडवर्ब्स का प्रयोग वहाँ होता है ये जिस क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तो उनका प्रयोग उन क्रियाओं के बाद में होता है। यानी क्रिया, जिस क्रिया का ये विशेषता बतलाते हैं तो उनके बाद में इनका प्रयोग होता है, उस क्रिया के बाद में। और यदि इन प्रीपोजिशन में क्रिया के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें क्रिया होगी तो इनका प्रयोग क्रिया के बाद में होना है। पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक साधारण सिंपल सेंटेंस का राइट पैटर्न ऑर्डर है, प्रेजेंट। और अब इसके अंदर है अपने को ये देखना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है, यानी वाक्य में इनका स्थान कहाँ है। तो ये हमें देखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये किसी भी वाक्य में यदि कोई क्रिया आती है तो क्रिया के बाद में इनका प्रयोग होता है। और क्रिया, वाक्य में क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में इनका प्रयोग होगा। कहने का अर्थ है कि इनका प्रयोग अंत में होगा क्रिया के। तो जैसे राजू
walks to office, walks to office. She sings beautifully. अब देखिए, ये चार वाक्य हमारे सामने हैं। इन वाक्यों के अंदर आप आराम से देखिए, पहला नंबर वाक्य नंबर है राजू वॉक्स, यानी राजू वॉक्स, राजू चलता है, कहाँ जाता है? टू ऑफिस। टू ऑफिस, ये क्या है? ऑफिस है। ये यहाँ क्या है? एडवर्ब है। ऑफिस यहाँ क्या है? एडवर्ब है। और इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ? क्रिया के बाद में। क्रिया के बाद में इसका प्रयोग हुआ वॉक्स। और यही हमने पढ़ा है कि भाई इनका प्रयोग कहाँ होगा? इन तीनों एडवर्ब्स का प्रयोग कहाँ होना है? यदि वाक्य में क्रिया आती है तो क्रिया के बाद में इनका प्रयोग होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तीनों प्रकार के एडवर्ब्स का प्रयोग कहाँ होगा? वाक्य में यदि क्रिया है, क्रिया के बाद में होना है। और वाक्य में यदि क्रिया के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद में होगा। और दूसरा वाक्य देखिए, ही वॉक्स दिस हॉर्स, दिस हॉर्स एवरी डे। दिस हॉर्स, ये इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्रिया है। ये क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब आ गई और इसमें क्रिया है, क्रिया के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, दिस हॉर्स। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में एवरी डे, ये क्या है? ये एडवर्ब है हमारी क्रिया के बाद में, ये क्रिया के बाद में। तीसरा वाक्य सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है कैसे? ब्यूटीफुली। ये सिंग्स वर्ब है और इसके बाद में एडवर्ब का प्रयोग हुआ क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताती है ब्यूटीफुली, सिंग्स ब्यूटीफुली। और चौथा जो वाक्य है सिंग्स गजल, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में ब्यूटीफुली आया। अब बिल्कुल आपके बिल्कुल दिमाग में साफ सुथरी बात साफ हो गई कि अपने जो एडवर्ब्स हैं, ये तीन एडवर्ब्स मैंने बताई कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इनका वाक्य में स्थान कहाँ होगा? तो ये देखना है कि ये जिस क्रिया की विशेषता बतलाती हैं उस क्रिया के बाद में ही इनका प्रयोग होगा। और यदि वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्रिया के ऑब्जेक्ट के बाद में इनका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, इनका प्रयोग कहाँ करना है। अब ये तो बात साफ हो गई हमारे सामने कि इनका प्रयोग कहाँ आएगा। अब इसका कर्म क्या होगा ये देखिए।
हाँ, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। अब हमको ये देखना है कि इनका स्थान और क्रम क्या होगा, क्योंकि ऊपर जो वाक्य हमने पढ़े हैं उन वाक्यों के अंदर क्या है, किसी वाक्य में एक एडवर्ब है, कई ऐसे वाक्य हैं जिनमें दो एडवर्ब भी है, किसी ऐसे वाक्य हैं जिनमें तीन एडवर्ब भी हैं, तीनों एडवर्ब भी आ सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में इनका क्रम क्या होगा, यानी दो एडवर्ब हैं, तीन हैं, तो इन एडवर्ब्स का क्रम क्या होगा। तो देखिए, पहली चीज अपने को याद रखनी है, इनका क्रम ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, और उसके बाद में दूसरा इसका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस दूसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, और तीसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये इनका क्रम होगा। यदि एक वाक्य में तीन एडवर्ब्स हैं तो इनका क्रम कैसे होगा, इनका क्रम ये होगा, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी एम का एम, मैनर का एम, और प्लेस का पी, और टाइम का टी, एम पी टी। इसका क्रम क्या होगा, एम पी टी। ये इनका क्रम होगा। वाक्य में पहले एम आएगा, मैनर एडवर्ब आएगी, फिर प्लेस एडवर्ब आएगी, फिर टाइम एडवर्ब आएगी। तो ये इसका वाक्य में क्या है, क्रम होगा। ये एक बात मान ली हमने, ये क्रम तो हमने देख लिया, ये इस प्रकार से इनका क्रम होगा। लेकिन जैसे किसी वाक्य में दो एडवर्ब हैं तो इनका क्रम कैसे होगा, जहां दो एडवर्ब्स हैं तो इनका क्रम क्या होगा, पहला क्रम होगा एम पी। और उसके बाद में होगा एम टी, और इसके बाद में होगा पी टी। ये क्रम होगा, इनका ये क्रम होगा। यदि वाक्य में दो एडवर्ब हैं, तीन एडवर्ब हैं, तब तो इनका क्रम ये एम पी टी का क्रम रहेगा। और ये वाक्य में दो ही एडवर्ब हैं तो इनका क्रम होगा एम पी, एम टी और पी टी। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों एक साथ आएंगे। पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगी। और इसके अंदर क्या है, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा और उसके बाद में टाइम आएगा, और इसमें पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ये इनका क्रम होगा। तो देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे क्वाइटली। क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली इन हिज सीट। अब देखिए, ये वाक्य है। नंबर दूसरा वाक्य है
दूसरा वाक्य ये है, हाँ। तो अब देखिए, ये हमारा ऑर्डर क्या है, तीनों यदि हैं तो इनका ऑर्डर होगा एमपीटी का। वाक्य में तीन एडवर्ब है, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उनके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। लेकिन जब वाक्य में दो ही एडवर्ब हैं तो उनका क्रम क्या होगा, ये क्रम होगा, पहले वाक्य में क्या, एमपी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर और उसके बाद में प्लेस, और एमटी एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, और पीटी एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ये इनका क्रम होगा। तो अब इन नीचे लिखे जो वाक्य हैं इनके अंदर आप देखिए, पहला है राजू सैट क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप। कौन सी एडवर्ब है, ये ढंग बताता है, यानी तरीका बताता है, मैनर बताता है। अतः ये क्वाइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कहाँ, इन हिज सीट, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी सीट है, ये प्लेस को हमको ज्ञात करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये आ गए इसके अंदर। अब दूसरा वाक्य देखिए आप, मोहन प्लेड नर्वसली, मोहन प्लेड नर्वसली इन द बिगिनिंग। तो नर्वसली कैसे, किस ढंग से खेला, नर्वसली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसके बाद में बिगिनिंग, यानी पहले समय में, तो बिगिनिंग शुरुआत में, तो ये क्या क्या किसका बोध कराता है, टाइम का बोध कराता है। तो ये इसमें क्या हो गया, एमटी। और तीसरा जो वाक्य, दे विल कम हियर, दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, इन द आफ्टरनून, यानी ये हियर है, कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये क्या बताता है, टाइम बताता है। तो अतः ये पी हो गया और ये हो गया टी। तो इस प्रकार से इनका क्रम प्रयुक्त होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमको ध्यान में रखना है कि इनका क्रम क्या होगा। एमपीटी का क्रम है, फिर एमपी और एमटी और पीटी, ये इनका क्रम रहेगा। तो अब इनके क्रम के बाद में अब हमें देखना है, ये तीन एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ तीन प्रकार के एडवर्ब्स हमने यहाँ देखी। तो इनका प्रयोग और क्रम क्या होगा, ये अच्छी तरह से हमने देख लिया कि तीन प्रकार के एडवर्ब्स हैं। इनका वाक्य में यदि एक वाक्य में तीन एडवर्ब्स आते हैं तो इनका क्रम रहेगा एमपीटी का, और वाक्य में दो एडवर्ब आएंगे तो इनका क्रम होगा एमपी, एमटी और पीटी। अब शेष एडवर्ब है, इनकी क्या पोजीशन है वो देखेंगे। एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहाँ होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, जिसमें है ऑलवेज है, नेवर है, यूजुअली है, सेल्डम है, ओपन है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का वाक्य में प्रयोग कहाँ होगा, तो देखिए इनका प्रयोग ध्यान रखना है, इनका प्रयोग कहाँ होना है, बी फॉर्म है, एक बी हमारी एक क्या है, फॉर्म है। और इसको हमने वर्ब वाले टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी तरह से साफ तौर पर हमने बहुत लंबी चर्चा की थी कि जो बी वर्ब है इसका रूप कौन कौन से हैं,
बी है, इज आर एम है, वाजवर है, फिर इनका रूप है बी है, बीइंग है, और विल बी, शैल बी, और मस्ट बी, कुड बी, मे बी। ये बी का रूप क्या है, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में है। तो अब हम यहाँ क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रयोग कहाँ होगा, यदि वाक्य में इज आर एम है, वाजवर है, बी है, तो हमेशा बी के बाद में होगा। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए, वाक्य के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद में इनका प्रयोग करना है अपने को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बी के तुरंत बाद में। तो अब देखिए, जैसे हेमा इज नेवर लेट फॉर स्कूल, नेवर लेट फॉर स्कूल, नेवर लेट फॉर। हाँ देखिए, ये चार वाक्यों को देखिए। हेमा इज नेवर लेट फॉर स्कूल, यहाँ नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब इसके अलावा आपको बताया कि सेल्डम है, ओपन है, कोई सी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो उनमें से का प्रयोग किस प्रकार से होना है, उनका प्रयोग इस प्रकार से होना है, यदि सहायक क्रिया है, यानी बी का फॉर्म इज आर एम वाजवर विल, ये से बी के फॉर्म के रूप हैं, तो इनका यदि है तो इनके तुरंत बाद में इनका प्रयोग होना है। ये इसमें सहायक क्रिया इज है, तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना है। दूसरे के अंदर, इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ कम्स है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया से पहले। यदि वाक्य में सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद में, और सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया से पहले इसका प्रयोग होगा। अब दूसरा वाक्य है, ही वॉज ऑलवेज, हाँ। अब इसके अंदर देखिए, दूसरा वाक्य ही ऑलवेज कम्स लेट, तो यहां ऑलवेज है, कम्स वर्ब है, मुख्य क्रिया इससे पहले इसका प्रयोग हुआ। तीसरा वाक्य ही इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर मी, इसके अंदर क्या वाज है, क्योंकि सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया के बाद में ऑलवेज का प्रयोग हुआ। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई सा भी शब्द हो सकता है, ऑफन हो सकता है, आपका सेल्डम हो सकता है, नेवर हो सकता है, किसी कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, तो उनका प्रयोग सहायक क्रिया के तुरंत बाद में ही होगा। सहायक क्रिया यदि वाक्य में है, सहायक क्रिया नहीं है। तो अब देखिए, राजू नेवर गोज टू स्कूल, यहाँ गोज क्या है, सहायक क्रिया नहीं है, गोज मुख्य क्रिया है,
अतः नेवर का प्रयोग किस के पहले होगा? मुख्य क्रिया से पहले ही। राजू नेवर गोज टू स्कूल। अब दूसरा वाक्य है, ये वाक्य देखिए, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। यहाँ हेल्प्ड है, क्रिया है, और कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। अतः मुख्य क्रिया तो ऑलवेज का प्रयोग क्रिया से पहले होगा और सहायक क्रिया तो उसके बाद में होगा। तो अब बिल्कुल हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि एडवर्स ऑफ मैनर्स, एडवर्स ऑफ प्लेस, एडवर्स ऑफ टाइम का प्रयोग कैसे होना है। एमपीटी, एमपीटी और उसके रूप में दो दो क्रियाओं का प्रयोग होगा। अब इनके बाद के अंदर एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इनका प्रयोग कैसे होगा ये यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि यदि वाक्य में सहायक क्रिया है, बी फॉर्म है, उसके जो कोई सा भी रूप हो सकता है वो हो, तो उसके तुरंत बाद में, और वो नहीं है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया पहले इसका प्रयोग होगा। जैसे हाँ देखिए ये वाक्य है, ही विल नेवर बी इल, ही विल, आई विल नेवर बी इल। रॉन्ग, थोड़ा इसमें करेक्शन है, सॉरी। you will never be ill if you always wear this ring, you will never be ill। देखिए ये इसमें एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एडवर्ब है, नेवर है, तो नेवर का प्रयोग यहाँ सहायक क्रिया विल है, तो विल के बाद में हुआ है, और यहाँ इसके अंदर कोई सहायक क्रिया नहीं है, वियर इसमें मुख्य क्रिया है, और ऑलवेज एडवर्ब है, तो इसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले। तो अब इस हमारे सामने बिल्कुल बात साफ हो गई कि एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहाँ होना है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया के तुरंत बाद में, नहीं तो मुख्य क्रिया से पहले इसका प्रयोग करना है। अब देखिए डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। डिग्रीज, जिस प्रकार से एडजेक्टिव में डिग्रीज का प्रयोग हमने किया था ना, एडजेक्टिव में डिग्रीज का प्रयोग होता है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या है, डिग्रीज का प्रयोग एडवर्ब में भी एडजेक्टिव की तरह ही होता है। जैसे ही वर्क्स as hard as his brother, as his brother, as his brother। तो ये समानता बताने के लिए, समानता बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डिग्री है,
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं समानता के लिए और असमानता के लिए। इस वाक्य में समानता है, ही वर्क्स एज हार्ड एज हिज ब्रदर्स, यानी समानता ये है वह उतना ही काम करता है जितना कि उसका भाई करता है। आई समझ में? दोनों के में अंदर क्या है? समानता है। ही वर्क्स एज हार्ड एज हिज ब्रदर। अब देखिए असमानता के लिए ही डज नॉट वर्क एज हार्ड एज हिज ब्रदर। ये असमानता, यहां असमानता दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ही डज नॉट वर्क एज हार्ड एज हिज ब्रदर्स, यानी पहला वाक्य है ही वर्क्स एज हार्ड एज हिज ब्रदर्स, यानी वो उतना ही काम करता है जितना कि उसका भाई करता है। दूसरा है ही डज नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करता है एज हार्ड एज हिज ब्रदर्स, यानी उसका भाई करता है उतना नहीं करता है। तो ये यहाँ असमानता दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव डिग्री में देखिए ही केम लेटर, he came later than his friend। ये आपकी कौन सी डिग्री हो गई? लेटर देन, ये हो गई कंपेरेटिव। यानी वे ही केम आया लेटर देन हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के बनिस्बत अधिक देरी से आया। तो ये यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। अब सुपरलेटिव डिग्री देखिए। सुपरलेटिव डिग्री राजू played well, Raju played well, Mohan played better, and Sohan played the best of all। अब देखिए यहाँ तीनों डिग्रीज का प्रयोग किया गया है। पहले में डिग्री पॉजिटिव डिग्री हो गई, दूसरी कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो राजू प्लेड वेल, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यानी उस डिग्री, उन सब एडजेक्टिव या एडवर्ब में, क्रिया विशेषण में, क्योंकि क्रिया विशेषण का प्रयोग भी एडजेक्टिव की डिग्री की तरह ही होगा, है ना? इसकी भी डिग्री है। तो इसके अंदर भी कैसे होगा? 3 या 3 से अधिक के बीच में जब तुलना की जाती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 हो गए। राजू प्लेड वेल, राजू ने अच्छा खेला। मोहन प्लेड बेटर, मोहन अधिक अच्छा खेला। एंड सोन प्लेड द बेस्ट ऑफ ऑल, और सोन उन सब में से अधिक अच्छा खेला। तो इस प्रकार से हमारे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियों का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं, इनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानता हैं। तो ये हम इन चीज़ों का जिक्र मैंने आपको इसलिए किया प्रत्येक शब्द का, क्योंकि 8 प्रकार के शब्द हैं, इनकी सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे पहले हम कोई चीज़ पढ़ें, जानकारी के बिना हम सीधा किसी टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे बिल्कुल बात समझ में नहीं आई।
अब आपके बात में बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के दौरान आप समझेंगे कि नाउन क्या चीज़ है, प्रोनाउन क्या चीज़ है, एडजेक्टिव क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है, एडवर्ब क्या चीज़ है। तो ये देखिए इनका प्रयोग इस प्रकार से है। अब इनका एडजेक्टिव, अब इसमें समानता ये है कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। देखो दोनों स्थिति हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों स्थितियों में ध्यान ये रखना है कि ये निर्धारण कौन करेगा इनका कि भाई ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो इनका निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही होता है। वाक्य में ये प्रयोग किस रूप में हुआ उसी के आधार पर ही होता है। जैसे आई एम क्वाइट वेल नाउ। He hit the ball very hard. वेरी हार्ड। अब ये तो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। अब ये प्रयोग के आधार पर ही ये वेल है। हालांकि कैसे क्या कोई काम कैसे करता है वेल, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब है ये। लेकिन यहां आई एम क्वाइट वेल नाउ, इसका प्रयोग जो हुआ है वो किस रूप में, ये यहां एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। वेल एडवर्ब है, लेकिन यहां ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसके प्रयोग पर निर्भर करता है। दूसरा, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड, ये जो हार्ड है इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, एडवर्ब के रूप में, यहाँ ये एडवर्ब है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पांचवा जो टॉपिक था एडवर्ब से, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है, इनका प्रयोग हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। अगले अपने 3 टॉपिक और हैं, उन टॉपिकों पर अलग से पाठ्यक्रम में अलग अलग पॉइंट पर हमको डिस्कस करना पड़ेगा उनके लिए, पर यहाँ हम सामूहिक रूप से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे 8 शब्दों के बारे में हमारी जानकारी पूर्ण हो जाए। तो देखिए, अब देखिए हमारा अगला शब्द है हमारा छठा शब्द आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन
ही गोज टू स्कूल। अब देखिए ये 4 वाक्य हैं, इन 4 वाक्य में देखिए आप एक नजर से देखिए, ये ही इज इन द रूम वाक्य है, ही इज इन द रूम, यानी वो कहाँ है? कमरे में है। कहाँ है? कमरे में है। द कैट इज अंडर द टेबल, कहाँ है? बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है। टेबल के नीचे है। और तीसरा वाक्य है द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल। तो अब देखिए इन जो ऊपर जो शब्द अंडरलाइन मैंने किए हैं इनको ध्यान से देखिए आप, ये कि प्रीपोजिशन वह अव्यव है जो किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है, या प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। और वह शब्द कौन से हैं? इन शब्द है। देखिए इन वाक्य में ही इज इन द रूम, इन शब्द है, वह ही प्रोनाउन है और इसका संबंध किससे जोड़ता है? रूम से जोड़ता है। इसका संबंध बताता है रूम, यानी ही कहाँ है? कमरे में है। तो इन शब्द है, वो शब्द है ही का और रूम का संबंध स्थापित करता है। किससे? ही से रूम का। और कौन सा शब्द है? इन है। अतः इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। नंबर 2 वाक्य में देखिए, कैट इज अंडर द टेबल। अंडर जो शब्द है वो क्या है? कैट का संबंध स्थापित किससे करता है? टेबल से करता है। यानी कैट का संबंध स्थापित करता है टेबल से। बिल्ली कहाँ है? टेबल, टेबल के नीचे है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। अतः अंडर शब्द क्या हो गया? प्रीपोजिशन। नंबर 3 वाक्य है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब कहाँ है? टेबल पर है। तो ऑन शब्द है, वह बुक का संबंध किससे स्थापित करता है? टेबल से स्थापित करता है। और 4 वाक्य में ही गोज, ही का संबंध किससे स्थापित होता है? स्कूल से। कहाँ? टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये बात बिल्कुल हमारे साफ हो गई कि प्रीपोजिशन कौन से हैं? प्रीपोजिशन वे अवयव हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रीपोजिशन का बड़ा टॉपिक है। ये बहुत सी प्रीपोजिशन है, क्योंकि 1-2 प्रीपोजिशन नहीं है, बहुत ढेर सारी प्रीपोजिशन है और इनके रूप अलग अलग हैं और इनको विस्तृत रूप से हम प्रत्येक टॉपिक को अलग से अपने पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कहाँ होना है, ऑन का कहाँ होगा, अप का कहाँ होगा, डाउन का कहाँ होगा, बिटवीन का कहाँ होगा, अमोंग का कहाँ होगा, अबव का कहाँ होगा। इस प्रकार से प्रीपोजिशन असंख्य प्रीपोजिशन है। तो अब प्रीपोजिशन को इनके कार्य के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इनको बांटा गया है। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। नंबर 2 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्पेस कहो या प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस। तीसरी है प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय को बताने वाले शब्द है ये प्रीपोजिशन। अब ये 3 प्रीपोजिशन हैं, यहाँ देखिए तीनों प्रीपोजिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, मोशन का मतलब गति बताने वाले, गति बुलाने से ऑन है, अपॉन है, अबव है, ओवर है, ये गति बताने वाले जो प्रीपोजिशन हैं वो किस में कहलाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। और इसको अलग से अपने पढ़ेंगे, बड़े विस्तृत टॉपिक। यहाँ हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ये फिगर साफ होनी चाहिए कि 8 प्रकार के शब्द कौन से हैं हमारी भाषा में, जिन पर पूरा भाषा या पूरा ढांचा उसी पर खड़ा है और इसके अलावा कोई शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। 8 प्रकार शब्दों के अलावा कोई शब्द नहीं है। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ होनी जरूरी है कि 8 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं जिन पर हमारी भाषा का
यानी हमारे व्याकरण का ढांचा खड़ा है। तो देखिए ये प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, यानी वे प्रीपोजिशन या वे अवयव जो हमें स्थान का बोध करवाते हैं। इन है, ऑन है, एट है, तो ये स्थान का बोध कराने वाले प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस बोलेंगे। और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन वे हैं जो समय का हमें बोध कराते हैं, वे शब्द जो समय के बारे में बताते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल स्थिति अब हमारे सामने आ गई कि प्रीपोजिशन क्या चीज़ है, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के हैं। अब इन विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशनों के बारे में अलग से हम पूरा अध्ययन करेंगे, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बारे में अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। यहाँ इतनी जानकारी के लिए पर्याप्त है कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका प्रयोग कैसे होते हैं, कौन से शब्द प्रीपोजिशन है, ये हम समझ गए। अब अपना 7वां शब्द है, देखिए 7 का शब्द देखिए, कंजैक्शन। कंजैक्शन कंजैक्शन तो देखिए कंजैक्शन, कंजैक्शन कन और जैक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना है कंजैक्शन। कन मान जोड़ना, जैक्शन मानी मेल, यानी कंजैक्शन। और इनको हम कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो कनेक्टिव या कंजैक्शन कौन से शब्द हैं? वे शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और मिलाते हैं, उन्हें हम कंजैक्शन कहते हैं। ये भी एक विस्तृत टॉपिक है। कंजैक्शन, बहुत सारे कंजैक्शन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, प्रत्येक कंजैक्शन के बारे में। यहाँ इतना ही देखना ज़रूरी है, जैसे कंजैक्शन, दो तरह के कंजैक्शन हैं। कंजैक्शन कितने तरह के हैं? कोऑर्डिनेट कंजैक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजैक्शन, कोऑर्डिनेट कंजैक्शन, कोऑर्डिनेट कंजैक्शन। कोऑर्डिनेट कंजैक्शन कौन से कंजैक्शन हैं? वे कंजैक्शन हैं जो समान स्तर के वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कंजैक्शन हैं। और कोऑर्डिनेट कंजैक्शन कौन कौन से हैं? सो है, एंड है, बट है, बट है, सो एंड बट, ये आपके क्या कोऑर्डिनेट कंजैक्शन है। आर या आर, इटिक्स, अन्य इस प्रकार के शब्द जो बराबर के स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं। ये सो एंड बट आर इट, तो इनका प्रयोग कैसे होगा? ये अपने कंजैक्शन अलग से टॉपिक है, बढ़ाएं इसका भी, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, सो एंड बट और आर और इटिक्स को। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजैक्शंस हैं, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा होगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजैक्शन, सबऑर्डिनेट कंजैक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजैक्शन वे कंजैक्शन हैं, इन ऊपर वाले कंजैक्शनों को छोड़ करके बाकी शेष सबऑर्डिनेट कंजैक्शंस हैं। सबऑर्डिनेट कंजैक्शन है बिकॉज है, आल्दो है, दो है, टिल है, अनटिल है, ये सारे और अन्य बहुत से, बाकी इन ऊपर वालों को छोड़कर ये सारे क्या सबऑर्डिनेट कंजैक्शंस हैं, और इनके बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे अपने टॉपिक के रूप में। तो ये आपका हो गया कंजैक्शन। और ये 8 का शब्द है हमारा है इंटरजैक्शन, इंटरजैक्शन। इंटरजैक्शन वे शब्द हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जो हमारे दिल की भावनाओं को या विस्मय को जाहिर करते हैं। और क्योंकि जब दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो अपनी मन की बातों को क्या किसी एक शब्द के द्वारा जाहिर किया जाता है, जिसमें अलास है, ओ, हुरा, हेलो, ओके, ओ, ये
इस प्रकार के निम्नलिखित शब्द हैं। अब इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरी चर्चा होगी। ये इस प्रकार से 8 प्रकार के हमारे शब्द हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया। अब आगे टॉपिक के लिए हम कल पढ़ेंगे।